तो दर्शकों आइए शुरू करते हैं मेहता संवाद चंद्रशेखर चांदेकर इनके साथ। सर बहुत बहुत स्वागत आपका मेहता संवाद में। स्वागत है आपका भी। सर जिस प्रकार से मैं आपको जानता हूं कि आप प्रोफेसर रहे हैं पर बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, तो उस संघर्ष के बारे में हमें कुछ बताइए, आपका जो जीवन का संघर्ष रहा है उसके बारे में। तो हमारा जो जीवन का जो संघर्ष है, काफ़ी गरीबी में हमारा जो जीवन गया है। हमारे पिताजी गांव में चप्पल जूते सीने का जो व्यवसाय करते थे और उसमें से फिर हमें हम 5 भाई थे, हमको पढ़ाया लिखा उन्होंने आगे बढ़ाया। और उसके बाद हम देखते कि मैं जब 6वीं क्लास में था तब मेरे को स्कूल छोड़ देना पड़ेगा। मेरे पिताजी गुजर गए थे, इसलिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। और उसके बाद में मेरी माताजी का भी एक ऑपरेशन हुआ था, वो नागपुर में थे भाई की तरफ, तो मैं अकेला ही गांव में था और फिर ऐसे ही घूमता था मैं। उसके बाद में 1 साल के बाद में फिर से मैं स्कूल गया और उसके बाद में और शिक्षा मैंने चालू की। फिर आपको उन परिस्थितियों में पैसे वगैरह कहाँ से मिलते थे? पैसे भाई वगैरह देते थे आपको? हाँ, हमारे भाई देते थे। जी हाँ। नागपुर में हमारे भाई एक रेलवे में थे, एक उधर सातारा के तरफ थे पोस्ट ऑफिस में। तो वो ख्याल रखते थे, वो ख्याल माँ बाप रखते की थे। कमी हाँ, आपको हाँ, महसूस नहीं होने हाँ। दी कभी? और फिर 8वीं क्लास तक वही गांव में पढ़ा। फिर उसके बाद में मैं 9वीं और 10वीं क्लास में उधर सातारा रोड, उधर हमारे भाई थे पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ फिर मैं गया और वहाँ फिर हमने पढ़ाई लिखाई की। और 10वीं के बाद में इधर नागपुर में शिवाजी साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया 11वीं में। और उसके बाद फिर हमारे भाई यहाँ रेलवे में थे, जो मेडिकल कॉलेज के पीछे में रहते थे, उनके घर में फिर 11वीं से मैं रहा, MSc तक रहा। तो फिर एक प्रकार से कह सकते कि आपके भाई लोग भी पढ़े लिखे थे। हाँ, तो उनको देखकर भी आपको पढ़ने की प्रेरणा हुई। ऐसा भी, लेकिन वो सबसे पूरे घर में फैमिली में मैं ही सबसे पढ़ा लिखा हूँ और यहाँ तक मैं पहुँचा। सर जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कई आंदोलनों में आपका जहाँ तक कि आपकी प्रेरणा रही, आपने शुरू किए कई आंदोलन। पर मैं जानना चाहूंगा कि फूले शाहू अम्बेडकर इन्होंने भी कई बड़े बड़े आंदोलन किए, तो इनकी प्रेरणा आपके जीवन पर रही है कुछ? हाँ। तो लेकिन हम स्कूलों में जब पढ़ते थे तो वो तो पढ़ने लिखाने यानी एग्जाम देने तक ही वो सीमित था। लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि भाई ये जो विचार है ये सही समाज के कल्याण का विचार है, तो मैं विचारों की तरफ फिर आकृष्ट हुआ इधर कि हमें कुछ करना चाहिए। इसीलिए फिर आगे हमने आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये कमी जहां तक आपको कह सकते हैं कि कांशीराम जी किससे आप प्रेरित हुए? क्योंकि उन्होंने भी कई आंदोलन उस काल में जहां तक शुरू किए थे और जिस प्रकार से एक देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप उन्होंने दिलवाया था उन आंदोलनों को, तो उनका कैसा व्यक्तिमत्व था? आप बहुत सारा उनके साथ वक्त बिता चुके हैं, तो आपका कुछ अनुभव बताइए उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो उनका जो व्यक्तित्व इतना प्रचंड था, जिसमें जो मैग्नेटिज्म बोलते उस तरीके का उनका जो स्वभाव था, उसके कारण जो लोग जुड़े थे। और जब सभा सम्मेलन में होते थे, आप पहली बार कब मिले उनसे? पहली बार मैं 1985-86 में मिला उनको। कैसा था अनुभव? अनुभव यानी अच्छा था, यानी एकदम डायनामिक इंसान थे और एकदम यानी साथ में लेकर चलना। कार्यकर्ता का जो व्यवहार नेता का आज तो देखा नहीं, नेता तो ऊपर ही रहते, लेकिन ये जो एक नेता था कि एक सामान्य कार्यकर्ता के पीठ के ऊपर हाथ भी रखकर उसको प्रेरित कर देता था। जहाँ तक सर मैं जितने भी कार्यकर्ताओं से मिला हूँ जो कि कांशीराम जी के साथ रह चुके हैं, तो उनका ये कहना था कि हमारे एक आवाज पर कांशीराम जी हमें मिलते थे, हमसे समय बिताते थे और हमारी जो कुछ तकलीफें थी वो दूर करते थे। तो जहाँ तक आप मानते हैं, आप अपना कितना इसमें उदाहरण दे सकते हैं? आपका कैसा एक्सपीरियंस था? ऐसा ही था? ऐसा ही था। एक बार हमने रविदास जयंती का प्रोग्राम, हमारे रविदास छात्रालय है हमारे समाज का, वहाँ जब मैं तो कोई पदाधिकारी भी नहीं था पार्टी का कहीं भी, लेकिन ये फोन किया तो कांशीराम साहब ने मुझे डेट दी थी और हमारे यहाँ रविदास जयंती के प्रोग्राम में आए थे। क्या बात है, मतलब किसी पदाधिकारी न होते हुए भी एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर चलते थे। इसीलिए हमारे लोग भी इतना बड़ा नेता रहे कि हमारे एक फोन के ऊपर डेट देता है, इसीलिए हम आक्रोशित और उनके साथ में लोग तो जान देने के लिए तैयार थे। सर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि एक समानता का आंदोलन अभी चल रहा है पूरे देश और दुनिया में, तो वो एक बिखरा हुआ आंदोलन जहां तक देखने मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं? बिखरा हुआ कारण यानी इस देश में जैसे दुनिया में जो क्रांतियां हुई क्यों हुई कि वहाँ एक ही समाज करके नहीं, कास्ट चीज हमने हमारे देश में जो कास्ट 6000 टुकड़ों में ये पूरा बटा समाज है और हर जाति में और फिर से 12-12 जाति है और हर कोई चाहता कि मेरी जात बड़ी है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ये जो चल रहा कॉम्पिटिशन, इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि हर जाति जो है, हर जाति के रग रग में एक जाति भरी है वो, और एक जाति जैसा चूहा रहता अपने बिल में घुसा रहता, ऐसी हर जात उसमें बिल में घुसी हुई और वो दूसरे के संपर्क में आना नहीं चाहती।
सवाल सबसे बड़ा उनको कैसा जोड़ा जाए। तो हमने भी ऐसे कई वो अपने दायरे में, जहां तक अपने दायरे चाहते में उसका एक संगठन है, उसके कुछ नेता रहते, कुछ पॉलिटिकल हो गए, कुछ सोशल रहते और आपस में झगड़ते रहते और उनके प्रोग्राम की वधू और परिचय मेला लेना, गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार लेना, यहाँ तक ही सीमित है। लेकिन परिवर्तन का जो विचार है, जो सोच है, महात्मा फुले शाहू महाराज का जो सोच थी, वो अभी तक उनके तक पहुंची, वो भी थोड़े से ऊपर में समझ लेते, लेकिन तो उसमें जहां तक कांशीराम जी कारगर साबित हुए थे, क्योंकि उन्होंने जहां तक कोशिश की थी कि सभी को जोड़ के आगे ले जाए। तो ये अगर ये करना है तो इसलिए बाबा साहब ने बोला था 12-13 फरवरी 1938 का जो बाबा साहब का भाषण है मनमाड़ में, रेलवे कर्मचारियों के सामने जो दिया था बाबा, पूरा क्रांति का सोल्यूशन उसमें बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब बोलते थे कि साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी सामाजिक संगठनों का सामायिक मंच होना चाहिए, सामायिक मंच होना चाहिए। तो ये जो मंच है ये बना नहीं, तो ये लड़ने के लिए सभी उसका अस्तित्व खत्म करने के लिए हर जाति के संगठन है, उसके पदाधिकारी, अध्यक्ष होगा, सेक्रेटरी होगा, जो कि उनका अस्तित्व रख के हमें ये काम करना है। तो भाई इस देश में सामाजिक समता आना चाहिए, आर्थिक इक्वेलिटी आना चाहिए। ये जो सारी अनगिनत समस्या है इस देश में, हर समाज की समस्या सरीखी है। आज जैसे मराठा समाज बोलता है कि हमें आरक्षण चाहिए, धनगर समाज बोलता है हमें आरक्षण चाहिए, यानी जो अपन श्रेष्ठ समझते तो वो भी आरक्षण, यानी इस तरह से हमने सोचा तो भी ये सारी समाज की समस्या एक सरीखी है। तो बाबा साहब कहते इसमें भाईचारा क्यों नहीं हो जी। अगर हम भाईचारा करते, जिस देश की व्यवस्था को हम उल्था डाल के इस देश में स्वातंत्र, समता और बंधुता और न्याय की व्यवस्था को हम ला सकते हैं और दुनिया सरी का एक देश कर सकते हैं। तो ये प्रयास जब बाबा साहब ने तो किया, लेकिन उसके बाद में बाबा साहब का जो 12-13 फरवरी 1938 का जो भाषण है, उसको सही मायने में जमीन के ऊपर उतारा माननीय कांशीराम साहब, वो इम्प्लीमेंटेशन कांशीराम जी ने किया, कांशीराम जी ने किया और सभी जातियों के मेड़ावे लगाकर उनको जोड़ने का प्रयास किया और उनको बोलते कि मैं ऐसी व्यवस्था इस देश में चालू, अशोक सम्राट का देश मैं चाहता हूँ। पत्रकार उनको पूछते भी कैसा देश चाहते, तो वो बोलते कि अशोक सम्राट का देश मैं चाहता हूँ, यानी स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय की व्यवस्था इस देश में रहे, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार न हो, ऐसी व्यवस्था की वो जब बात करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद में अपन देखते कि क्या हश्र हुआ है। जी हाँ। सर, मैं एक सामाजिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपको जानता हूँ। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जितने भी बहुजन हैं, हाँ, क्या वो इकट्ठा हो सकते हैं? हाँ, इसकी कुछ संभावना है? हाँ, तो इसकी संभावना है कि बाबा साहब ने भी प्रयास किया था, महात्मा फुले जी ने भी, और बाबा माननीय कांशीराम साहब ने भी प्रयास तो किया, लेकिन जब तक इस समाज को आप एक साथ नहीं लाएंगे, इसमें भाईचारा जब तक नहीं होगा, स्वातंत्र, समता, बंधुता की व्यवस्था बनाने के इसमें पहले भाईचारा, तो तथागत बुद्ध ने भी बोला था कि भाई भाईचारा चाहिए इसमें। तो ये इस समाज को जगाने के लिए पहले तो इनकी जो सबकी समस्या है उन समाज तक पहुंचकर, वो भी सामाजिक संगठन है बहुत सारी, उनके जो पदाधिकारी है वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा और पहुंचने के बाद उनको समझाना पड़ेगा कि देश की अवस्था क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से छोटी-छोटी संगठनों के जो अध्यक्ष है, सचिव है, उनसे मिलना पड़ेगा। इस देश की अवस्था यानी बेरोजगारी सभी समाज में आज 50 यानी 11 से 12 करोड़ लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है। जी हाँ। ये कोई एक ही जाति के नहीं, सभी जातियों के 11 से 12 करोड़ लोग ऐसे गंदे झोपड़पट्टी में रहते, ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना हॉस्पिटल की, ना शिक्षा की व्यवस्था, इसमें भी सारे समाज के लोग। आज करोड़ों बेरोजगार इस देश में है, नौजवान पढ़े लिखे, लेकिन आज वो भी है। लेकिन भारत के संविधान में सभी जाति के बेरोजगार है, लेकिन भारत के संविधान में बाबा साहब ने 41 और 42 का जो कलम लिखा, उसमें सीधा बोला है कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करा देना सरकार का काम है। जी हाँ। लेकिन ये बेरोजगारों को मालूम नहीं, कोई जाति के संगठनों को ये पता नहीं। आज अमेरिका में अगर कोई बेरोजगार है उसको मिनिमम $1 देते जीने के लिए, महंगाई भत्ता, उनको जापान बेरोजगारी भत्ता मिलता है। जापान में जाओ तो एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता, कहीं भी जाने की और रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हो सकती है। जर्मनी में जाओ तो समसामान्य वहां भी भत्ता मिलता, सब मिनिमम $1 मिलते जीने के लिए। लेकिन हमारे देश में आपको मालूम है कि जो बेरोजगार को क्या करना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, और किसी के गहने चुराना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, खून मर्डर करना पड़ता है, ये व्यवस्था है। ये जब हम इन समाज को समझाएंगे, शिक्षा 70% अज्ञान भारत में है, लेकिन अमेरिका में 99% लोग पढ़े लिखे हैं, जर्मनी हो, स्पेन हो, जापान हो, 100% लोग पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 99, लेकिन भारत देश में 70% अज्ञान है। ये अनगिनत सारी समस्या है। तो ये सारी बातें हमें उनको समझाना पड़ेगा। आज किसान, सारे जाति धर्म के लोग किसान लोग हैं, लेकिन आज किसान खुदकुशी कर रहे हैं। जी जी। लेकिन इसका समस्या का हल क्या है? हल है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था कि भाई हम क्या करेंगे, तो सहकार तत्व पे जो खेती होगी जी,
तो इनको रहने की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, क्वार्टर्स बना के, इनके बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट देगी, इनको पेमेंट देंगी, इनके बेरोजगार नहीं रहेगी, इनकी आने वाली पीढ़ी है जहां तक अच्छी हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था दुनिया में पूरे देना, भारत में क्यों नहीं? इसके ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता बोलता नहीं, लेकिन ये अनगिनत समस्या भारत की सुलझ सकती है। लेकिन जनता में ऐसा वातावरण बनाते पॉलिटिकल, अरे इतनी लोक संख्या हो गई, ये कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला, यानी निगेटिव थिंकिंग। इसलिए कांशीराम साहब ने बोला था कि ये बदल सकता है, इसको हम बदला सकते हैं। सर एक प्रकार से मैं पूछना चाहूंगा कि सामाजिक आंदोलन या धार्मिक आंदोलन, इन दोनों के अलावा क्या राजनीतिक आंदोलन, इन तीनों से आप किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं? हाँ, किसको आप तो कारगर मानते हैं? हाँ, समाज का अगर डेवलपमेंट अगर करना है, 3 पहलू के ऊपर एक काम करना चाहिए। ये प्रबोधनात्मक, एक रचनात्मक, एक संस्कारात्मक, ये 3 पहलू, इनके ऊपर ये काम होना चाहिए। लेकिन आज कोई संस्कारात्मक करता, कोई प्रबोधनात्मक ही चालू है, और इनमें समन्वय होना, तीनों जो पहलू पे काम करने वाले लोग हैं, इनमें समन्वय होना, लेकिन वो नहीं है। और पॉलिटिकल लोग अपने जाति का फायदा लेकर अपने राज सत्ता में जाते हैं और समाज को भूल जाते हैं। और जनता गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, लोग क्या बोलते हैं, अरे 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 कोई भी पार्टी है हमारा कुछ कल्याण कर नहीं सकते, ये सब निराश हो गए। लेकिन एक निगेटिव वोटिंग से सरकारें बन रही, पॉजिटिव वोटिंग से नहीं। लेकिन ऐसे समाज के पास हम पहुंचेंगे और उसको बताए कि दुनिया सरी का भारत हो सकता है, भारत दुनिया सरी का हो सकता है, हम इसको पलट सकते हैं। तो जब ये आत्मविश्वास होगा लोगों में तैयार, तब ये वातावरण इसमें बदल सकता है। सर मैं पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमें राजकीय उपलब्धियां अभी नहीं मिल रही है बहुजनों को, बड़े तौर पर या फिर छोटे तौर पर भी कह सकते हैं, तो सामाजिक आंदोलनों को जिस प्रकार से टाला गया है, तवज्जो नहीं दिया गया है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, क्या इस वजह से हमें राजकीय कह सकते उपलब्धियां नहीं मिल पा रही है? इस पर आपका क्या कहना है? तो माननीय और कांशीराम साहब ने या बाबा साहब ने भी जो मूवमेंट पहले चलाया, तो बाबा साहब का मूवमेंट कैसे सोशल मूवमेंट से चालू हुआ। जी हाँ, सोशल मूवमेंट। कांशीराम जी ने जब 3rd नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो पहले सोशल और बामसेप नाम का संगठन बनाया, एक आंदोलनों से उन्होंने शुरुआत की थी, और एक आंदोलन चला कि भारत में हम बहुजन समाज के लोग गुलाम और लाचार क्यों है, वो पैदल घूमे, साइकिलों पर घूमे, सारा सब घूमे, और इस तरीके का वातावरण उन्होंने बनाया कि जनता तैयार हुई। हम सारे हमारे तरीके पढ़े लिखे नौजवान लोग उसमें जुड़ गए उस समय, और उन्होंने भी पैसा दिया, दिमाग दिया, और ये सारी चीजें होना। इसीलिए कांशीराम साहब भी बोलते थे, जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं, उसकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। सही है। तो जब जड़ें मजबूत थी, झाड़ की अगर जड़ अगर मजबूत रहे तो झाड़ रहेगा, झाड़ की अगर जड़ें काट दो तो झाड़ जिंदा रह नहीं सकता। ये सब बेसिक बताने के बाद में तो फिर उन्होंने उस पहलू पर काम किया। इसलिए यूपी में 5 साल तक 3 बार सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी। क्यों? गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत थी। तो ये सामाजिक मूवमेंट को हमें पहले मजबूत करना पड़ेगा। यानी पैसा देने वाले लोग चाहिए, दिमाग देने वाले लोग चाहिए, और समय देने वाले, जो 3 पहलू आज समाज के पास में अवेलेबल, आने वाले समय में नहीं मिलेंगे। आने वाले समय पे ये रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं। तब जब रिसोर्सेज को बराबर चैनलाइज अगर कर दिया जाए हमने, और हर कोई चाहे कि इस देश को हमें कल्याण करना है, हर जाति का इंसान, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो अगर सोच ले कि नहीं मेरे जाति का कल्याण एक साथ रहने में, अकेली, कांशीराम साहब ने बोला अकेली जाति अल्पसंख्याक है, सही है, और अल्पसंख्याक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये छोटे छोटे अल्पसंख्याक, एक एक बूंद जब महासागर में गिरता है तो महासागर बनता है। तो इस तरीके के एक एक छोटी छोटी जातियों को अगर हम जोड़ते, भाईचारा अगर इनमें बनाते, तो दुनिया की कोई भी ताकत महासत्ता बनने से भारत को रोक नहीं सकती। ये हो सकता है। तो अनगिनत समस्या भारत की ये सुलझ सकती है। ये मैं नहीं बोलता था, ये अमर्त्य सेन ने, डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनको दुनिया ने अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया, वो बोलता है इस देश में किसी चीज की कमी नहीं, पानी की नहीं, नैसर्गिक संसाधनों की कमी नहीं, पैसे की नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, सिर्फ इसका प्लॅनिंग करना। दिशाहीन लाटेसोबत वाहत जाणारा समाज कधीही निश्चित ध्येयापर्यंत पोहोचू शकत नाही। टार्गेट नहीं, सब कर रहे लेकिन टार्गेट नहीं। मतलब जिस प्रकार से अमर्त्य सेन कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरे गुरु हैं अर्थशास्त्र के, तो जैसे बाबा साहब ने बताया हुआ है कि कुछ बेसिक चीजों का अगर हम भारत में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कारगर हो सकते हैं। बाबा साहब की बात तो जहां तक लोगों ने मानी नहीं, तो एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन जब कह रहा है कि वही बातें कह रहा है, मतलब वो जिसको गुरु मानते हैं उसने सही बातें बताई है। तो आप भी वही कह रहे हैं कि जहां तक हमें अगर राजनीतिक सत्ता पानी है तो हमें मूलभूत सेवाएं, सामाजिक आंदोलनों को तीव्र करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जहां तक राजकीय उपलब्धियां पा सकते हैं। बिल्कुल, एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो लेकिन आंदोलन चलाने की ताकत आज लोग, सभी पॉलिटिकल लोग, आप कुछ स्टेप्स बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये 5 या 4-5 स्टेप्स हम इम्प्लीमेंट कर ले तो हमें राजकीय स्वायत्तता मिल सकती है, फिर राजकीय उपलब्धि मिल सकती है। आप मुझे बताइए। बराबर है। इसलिए
सभी जो संघटनाएं चल रही, मूवमेंट चल रही, लेकिन ये दिशाहीन आहे. और इसीलिए बोलते की मराठी में दिशाहीन लाटे सोबत वाहत जाणारा समाज कधीही निश्चित ध्येयापर्यंत पोहोचू शकत नाही. टारगेट ही नहीं, सब कर रहे हैं लेकिन टारगेट नहीं. लेकिन इस टारगेट अगर दे दिया जाए तो हमने आज तक जो 20-25 साल इस मूवमेंट में हम काम करते आ रहे, तो ऐसे 5 हमने पॉइंट्स निकाले कि इसके ऊपर अगर इस देश में अगर आंदोलन चलाए, हर जाति के लोग साथ में मिलकर, तो आजादी का दूसरा आंदोलन इस देश में जाकर हर जाति का कल्याण हो. किसान को मरने की जरूरत नहीं, कोई भी जाति का आज नवयुवक है इस देश में, बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं. करोड़ों भिखारी इस देश में हो गए, वो करोड़ी भिखारी रह नहीं सकते. अभी मैं बैंकॉक जाकर आया, एक भी भिखारी नहीं. दुनिया में भिखारी नहीं, भारत में भिखारियों की कमी नहीं, बेरोजगारी की कमी, अनगिनत समस्या. ये सारी समस्या का हल हो सकता है जी. अमर्त्य सेन के साथ मैं नहीं बोलता, वो बोलते. और इसके लिए हमने एक कंक्लूजन निकाला, एक पॉइंट्स निकाले कि भारत, बाबा साहब चाहते कि मुझे देश कैसा चाहिए. कांशीराम साहब बोलते मुझे देश कैसा चाहिए, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले जी के आरपीआई की जितनी भी मूवमेंट्स होगी, उनके पास दिशाहीन है, दिशा नहीं, टारगेट नहीं, और नेतृत्वहीन समाज हो गया. बाबा साहब को मानने वाला समाज आज की अवस्था में नेतृत्वहीन है, लीडरशिप नहीं है. इसीलिए समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार ये सारा जो हो रहा है इस देश में. और अपन बोलते भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का है, लोकतंत्र है नहीं. तो बाबा साहब बोलते लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्रांतिकारक बदलाव होना चाहिए रक्त विरहित मार्ग से. उस समय उसको बोलूंगा मैं लोकतंत्र. यहाँ कहाँ लोकतंत्र? अन्याय अत्याचार हो गए, बलात्कार बढ़ते जा रहे, कुछ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं. इसको लोकतंत्र नहीं बोलते. अगर लोकतंत्र लाना है, और बाबा साहब और बुद्ध के विचारों का, कांशीराम, महात्मा फुले शाहू, इनके विचारों का, गुरु रविदास है, गुरु कबीर है, गुरु घासीदास है, गुरु नानक है, ये सभी संत महापुरुषों का देश अगर बनाना है, तो इसके लिए 5 कलमी प्रोग्राम मैंने बनाया है हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन परिषद के माध्यम से. वो है वर्णहीन जातिहीन समाज का निर्माण इस देश में. जब कोई, उसको समय लगेगा, लेकिन हमने अगर शुरुआत की, कोई जाति नहीं रहेगी इस देश, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रही, जातिहीन और वर्ण. जैसे हम एमपी में गए, आप यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, वो बोलते कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं. ऐसी व्यवस्था है. सब समान हो, तब दुनिया में भारत एक महान शक्ति बन सकता है. ये एक आंदोलन चल रहा है, वर्णहीन जातिहीन समाज का निर्माण इस देश में. लेकिन लोकसभा में कोई भी एमपी बोलता नहीं, विधानसभा में कोई बोलता, कोई भी जाति का हो, उनको ये विचारों से लेना देना नहीं. जाति व्यवस्था रहे और हमारी राजनीति रहे, और इनको हम गुलाम लाचार रहे, अज्ञानी रखे, बेरोजगार रखे, और इनके ऊपर हम राज करते रहे. ये उनकी पॉलिसी है. दूसरा कलम, अगर ये पॉलिसी तोड़ना है तो हम ये करना पड़ेगा. दूसरा, हम देखते कि हमारे यहाँ विज्ञान देवता बनाई, बुद्धि की देवता है, सरस्वती है, गणेश जी है. लेकिन दुनिया में लोगों को हमने पूछा, क्या भाई आपके देश में ऐसा है क्या? तो बोलते हमारे देश में विद्या की देवता नहीं, बुद्धि की देवता नहीं. लेकिन हमने कानून बनाए और इम्प्लीमेंट किए. भारत के संविधान में कानून है. बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा के लिए क्या करो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लोगों को दो. और वो भारत का संविधान जिस दिन इस देश में लागू होगा, तब से ये प्रोग्राम कब कंप्लीट करो, 10 साल के अंदर. 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, 1960 तक योजना पूरी होना चाहिए था. लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो सत्ताधीश उसने तो की नहीं, विरोधी पार्टी वाला बोला क्या नहीं. ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर सबका मैच फिक्सिंग इस देश में हो गया. कोई भी पार्टी रहे, अब तक वही चल रहा है. अब तक वही, उनको चाहते ये अज्ञानी बने रहे, हम इसके ऊपर राज करते रहे. जाति व्यवस्था ऐसी है. तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण इस देश में करना आवश्यक है. चलिए सर, इंग्लैंड में गए, फॉरेन में गए, फ्री में एजुकेशन मिलता. लेकिन हमारे देश में हम चाहते हैं कि लाखों रुपए डोनेशन. अभी दिल्ली में हमारी एक स्टूडेंट है, उसकी बच्ची का नर्सरी में एडमिशन लिया, कितना पैसा भरा, 2 लाख रुपए. इस देश का गरीब किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का बहुजन समाज का इंसान क्या 2 लाखों रुपए भरने के लिए तैयार है? और ये होने के बाद में नौकरी पाने के लिए लाखों रुपए देना पड़ता, कहां से लाएगा? ऐसी व्यवस्था. इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो. और तीसरा मुद्दा है हमारा जमीन का राष्ट्रीयकरण. इस देश के पूंजीपति इस देश के जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं. पॉलिटिकल लोगों हाथ में पकड़े. नए मुंबई में मेरा प्रोग्राम था, तो वो बताए, वहां के कार्यकर्ता ने बोले, रिलायंस वाला बोल रहा, बोले कि जमीन अपने कब्जे में कर रहा है. ये सारी व्यवस्था चल रही, तो क्या होगा? ये भूमि के मालिक तो हम हैं, लेकिन हमारा लूटा जा रहा. इसीलिए जमीन का राष्ट्रीयकरण हुई, तीसरा आंदोलन. और चौथा आंदोलन है मूलभूत उद्योग धंधे गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहे. मैं नहीं बोलता डॉक्टर बाबा साहब, इसके लिए भी आंदोलन. लेकिन हमारे लोग, नेता, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, या सामाजिक संगठन है, ठीक है भाई हमें प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण दो. भीख नहीं है, ये हमारे अधिकार है जी. ये हमारे संविधान ने दिए हुए अधिकार है. तो बाबा साहब ने बोला कि भीख मांगने, याचना करने से भीख मिलती है, अधिकार को छीन के लेना पड़ता. ये छीन के लेने के लिए सारे बहुजन समाज के लोगों को एक साथ में बैठना पड़ेगा, तभी इनका कल्याण होगा. ये हो गए 4 आंदोलन. और 5वां महत्वपूर्ण आंदोलन है कि भाई अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और बोलते कि मुझे बेघरों को घर देना है. 19 तक ऐसा हमारा प्लानिंग है. जहाँ स्कूल है वहाँ बच्चों के लिए हमें क्या करना है भाई, ये टॉयलेट बनाना है.
जिसकी आवश्यकता है, गांवों में लोगों के लिए टॉयलेट नहीं है, उनकी ऐसी अवस्था है, खुले के ऊपर शौच करते हैं, इसके लिए करोड़ों अब्जों रुपया लगेगा। पैसा कहाँ से? लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे ये मैं बता सकता हूँ। इस देश की तिजोरी भरने की ताकत हमारे पास में कहाँ है? इस बहुजन समाज का पैसा इस देश के मंदिरों में है। जी हाँ, ये 12 जो हजारों सालों से भरा है, डंप किया जा रहा है, सोना वहां भरा जा रहा है। शिवसेना के बाळा साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट जिसे बोलते हैं, उसके पिताजी थे केशव सीताराम जी ठाकरे। इन्होंने आंदोलन चला था कि मंदिरों का पैसा निकाला जाए और गरीब की शिक्षा के ऊपर खर्चा हो। और काफी किताबें भी लिखी थी। काफी किताबें लिखी। देवडांचा धर्म की धर्माची देवड़े, ये भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी किताब उनका रहा है। और उसके बाद 1932 में डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख, जो हमारे शिवाजी एजुकेशन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष है, तो उन्होंने 1932 में एक विधानसभा थी, महाराष्ट्र एमपी मध्य प्रदेश की विधानसभा थी, उसमें 1932 में एक विधेयक लाया था कि मंदिरों का पैसा निकाला जाए और गरीब की शिक्षा के ऊपर खर्चा हो। और तब से अगर कर दिया रहता था, आज भारत में एक भी विद्यार्थी, कोई भी समाज का अज्ञानी न होता। जो 70% अज्ञान आज इस भारत में, ये बदला जा सकता। अभी पैसा क्या, तो ये आज तो चिदम्बरम ने बोला था 1913 की बात है, 2013 में लोकसभा में उन्होंने बोला था, स्टेटमेंट दिया था मंदिर कितना पैसा है करके। तो उसमें उसने बताया कि 30,000 टन सोना इस देश के मंदिरों में है बहुजन समाज का, और ये मर रहा। अब लोग बोलते हैं कि मतलब सर, एक तरफ किसान जो है आत्महत्या कर रहा है पैसे के लिए, और एक तरफ जो है मंदिरों के जो पुजारी है वो अपने कह सकते हैं कि तिजोरी में सोना भर भर के रख रहा है, और वो उसको देना भी नहीं चाहते। वही सोना वो रिजर्व बैंक में 1000 करोड़ जहां तक सेव रखेंगे और 100 करोड़ ब्याज खाएंगे। ये सारा चीजें चल रही है, पर वो सोना हम नहीं चाहते कि भारत के समाज में वो देने के काम में है। तो अगर वो सोना आता है तो फिर क्या होगा? उससे इस देश में इंडस्ट्रीज खड़ी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने का बाबा साहब का जो प्लान था, तो इंडस्ट्री में जैसा दुनिया में होता है, गवर्नमेंट पैसा लगे। अमेरिका में आज 2% लोग खेती के ऊपर काम करते हैं। भारत में जैसी अवस्था वैसी एक समय में अमेरिका में थी, लेकिन आज वैसी नहीं है। तो आज 2% लोग ही खेती के ऊपर काम करते हैं, और उनके सारे काम मशीन से होते हैं, पूरा ऑटोमेटिक मशीन से। और उसके खेत में से रेलवे लाइन बिछाई है, वहां से ट्रेन जाती है। तो सामान को अगर लोड करना है अनाज को, तो वो मशीन करती है। क्या बात? और भारत में ऐसे 3 करोड़ कुटुंब है कि एक बैल है और उसको तो जोतना है, खेती क्या करेगा, तो वही उसके तरफ एक बच्चा लगाया जाता है, या फिर वो खुद लगता है, या खुद लगता है, एक तरफ बैल और ये करता है। लेकिन हॉलैंड में वहां का किसान हेलीकॉप्टर में बैठता है और वो पेस्टिसाइड डालता है फसल के ऊपर। ये दुनिया है, और हम कहाँ है? पैसा अगर भारत करना चाहिए, पैसा चाहिए बस। तो ये 5 चीजें अगर इंप्लीमेंट होती है तो भारत का इसके ऊपर आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो कोई भी, हम तो बोलते कोई भी पक्ष ने चलाना चाहिए, कोई भी समाज, लेकिन सारी जाति के लोग जो दुखी कष्टी है, अगर एक साथ हो जाए और ये बोले कि नहीं हमारा कल्याण, अभी जैसा कि एक हिंदू धर्म में अपन बोलते हैं, उसमें बताया, अरे गए जन्म में पाप किए हैं, इस जन्म में कुछ होने वाला नहीं, अगले जन्म की तैयारी करो, आपको भोगना पड़ेगा। और पढ़े लिखे लोग भी हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध ने बोला, गए जन्म से मुझे कुछ लेना देना नहीं, आने वाले जन्म से कुछ लेना देना नहीं, इंसान का कल्याण इसी जन्म में होना चाहिए। और दुनिया ने इंसान का कल्याण इसी जन्म में किया। आप जर्मनी जाओ, दुनिया में घूम के आओ, सब समान इक्वेलिटी है। अभी हमारे एक सर है, उनकी लड़की जर्मनी में जॉब करती। जब उनके घर गया, उस दिन बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि बोले जो साफ सफाई करने वाले आते, तो बोले ये सर है, बोले इनसे भी अच्छे जूते और अच्छे ड्रेस बोले उनके थे, बोले सफाई करने वाले, स्टैंडर्ड गाड़ी के भी इतनी चकाचक थी गाड़ी, बोले अपने को कैसा तो भी लगता, बोले ऐसा देश हमने बना के रखा है। तो इस देश को अगर दुनिया में ताकत बनाना है और हर इंसान का कल्याण अगर इसी जन्म में करना है, कोई भी जाति धर्म का इंसान हो, आज जो मर रहा, खुदकुशी कर रहे, पढ़े लिखे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, किसान मर रहा, ये सारी समस्या का हल है। तो मैं नहीं बोलता, अमर्त्य सेन बोलता कि भारत का कल्याण 10 साल में हो सकता है, नंदनवन बन सकता है। इसीलिए सारे समाज अगर सोचता है कि नहीं भी अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हमें एक आना होगा, और ये भाईचारा करना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना होगा, जहाँ तक रिवोल्यूशन लानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, मित्ता संवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों, ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर चांदेकर जी, जिससे हमने खास बातचीत की सामाजिक आंदोलनों के बारे में। ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तब तक देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।